हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो यूपीएससी ईपीएफओ के लिए एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं और अभी फ़िलहाल हम लोग लेबर लॉज के एमसीक्यू कर रहे हैं। वो एमसीक्यूज़ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उन दोनों ही एग्ज़ाम में लेबर लॉज के जो भी क्वेश्चन आए थे वो हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। और आज के डिस्कशन का हमारा जो टॉपिक है वो है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो दोनों ही एग्ज़ाम में मिला के लगभग 9 क्वेश्चन आए थे और वो 9 क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, देर आर 10 persons एम्प्लॉयड इन अ शॉप एंड देयर फोर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 बिकम एप्लीकेबल टू द शॉप। इससे एक पॉइंट हमें क्लियर होती है क्वेश्चन से ही कि ये एक्ट के एप्लीकेबिलिटी के लिए कम से कम कितने एम्प्लॉय चाहिए, तो 10। ठीक है, तो 10 लोग एक एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि 3 एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन कर देते हैं। अब 3 एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन कर देते हैं फ्रॉम द सर्विस। इसके रिजल्ट में नीचे गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट काम करेगा? अब जब 3 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए हैं तो अंडर दिस एक्ट कौन सा स्टेटमेंट एप्लीकेबल होगा? तो पहला ऑप्शन है, द एक्ट विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल ऑन द शॉप। क्या वो एक्ट अभी भी कंटिन्यू काम करेगा? ऑप्शन बी कह रहा है, एज सुन एज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द शॉप फॉल्स बिलो 10 द एक्ट विल सीज टू बी एप्लीकेबल। कह रहा है जैसे ही 10 से कम हो जाएंगे एम्प्लॉय, ये एक्ट क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है, द एक्ट इज साइलेंट अबाउट द टाइप ऑफ सिचुएशन है, कि एक्ट में ऐसी कोई सिचुएशन की बात ही नहीं की गई है। ऑप्शन सी ये कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है, द एक्ट विल नॉट अप्लाई व्हेन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ who leave the shop exceed 50%। कह रहा है जितने एक्ट ये काम अप्लाई नहीं होगा अगर 50% से ज़्यादा लोग एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के चले जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? आप कोशिश कीजिए अपनी तरफ से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द एक्ट विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल टू द शॉप। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में पिछले 12 महीनों में कभी भी अगर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में आ गया। अब उसके बाद चाहे 5 रह जाए या 3 रह जाए, इससे मतलब नहीं है। आपको स्टेटमेंट याद रखनी है कि वंस एप्लीकेबल फॉर एवर एप्लीकेबल। एक बार जो इस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट में आ गया वो वापस नहीं निकल सकता है। ठीक है, बाद में एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी देनी ही पड़ेगी, चाहे अब वर्कर 10 है या सिर्फ 1 है, ग्रेच्युटी देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 व्हाट इज द रेट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी इन एन एस्टेब्लिशमेंट? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। रेट ऑफ ग्रेच्युटी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो एक्ट में रेट ऑफ ग्रेच्युटी के बारे में बताया गया है। अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट में अलग अलग तरीके से रेट अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पे पीस वर्क या मंथली बेसिस पे वर्क हो रहा है तो उसके लिए रेट अलग है, रेट का फॉर्मूला अलग है। और कहीं सीजनल वर्क पे काम हो रहा है तो उसके लिए रेट का फॉर्मूला अलग है। आपने अगर पढ़ा होगा एक्ट तो रेट का फॉर्मूला दिया हुआ है। सीजनल के लिए है लास्ट सैलरी इंटू 7/26 इंटू कम्प्लीटेड ईयर। ये रेट का फॉर्मूला है सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो मंथली बेसिस पे और पीस बेसिस पे बनते हैं इस्टेब्लिशमेंट जो चलते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू कम्प्लीटेड ईयर। अब कम्प्लीटेड ईयर का भी डेफिनेशन अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट में अलग अलग तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट हमें पता लग रहा है। अगर यहाँ पे सीजनल वर्क की बात नहीं की गई है, इसका मतलब मंथली बेसिस पे बात हो रही है। ठीक है, मंथली बेसिस पे बात हो रही है तो मंथली बेसिस पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू 15/26। 15 की बात हो रही है, 15/26। 26 डे है, 4 संडे हटा के 30 में से 26 दिन है। और रेट कितना? 15। तो राइट आंसर यहाँ पे दिख रहा है आपको, 15 डे वेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो ये हमारा राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 व्हाट इज द रेट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी इन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट? ये तो अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में रेट कितना होता है? 7/26। तो यहाँ पे राइट आंसर 7 देखिए कहीं पे, हाँ ऑप्शन सी, 7 days वेज ऑफ ईच सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है,
According to the Payment of Gratuity Act 1972, the employee who is required to make nomination for the purpose of second proviso to subsection 1 and section 4 should be completed. कह रहा है कोई एम्प्लॉय है उसे ग्रेचुटी एक्ट में आना है, ठीक है, तो नॉमिनेशन के लिए कितने साल की सर्विस मिनिमम चाहिए उसको होनी चाहिए, मतलब उस इस्टेब्लिशमेंट में कम से कम उसने कितने साल की सर्विस की होनी चाहिए ताकि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में अपना नॉमिनेशन करवा सके। इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी, 1 ईयर। कम से कम उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को उस इस्टेब्लिशमेंट में 1 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी, तब जाके वो इस पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट का बेनिफिट उठा सकेगा, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, अगर उसकी 1 साल हो गई है तो 1 साल के बाद, फॉर एग्जांपल उसका 1 साल हो गया है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लेके 30 दिन तक, 1 जनवरी से 30 दिन के अंदर अंदर उसको नॉमिनेशन करवाना होता है, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन 5 कह रहा है, अंडर द सेक्शन 2A ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड while determining the continuous service of the year। कंटिन्यूस सर्विस ऑफ द ईयर की बात कर रही है, इनमें से कौन सा नॉट इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, कंटिन्यूस सर्विस में। तो ऑप्शन ए पीरियड ऑफ ले ऑफ, ऑप्शन बी पीरियड ऑफ लीव विथ फुल वेजेस, ऑप्शन सी पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव, ऑप्शन डी पीरियड ऑफ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड इलीगल। अगर आपने लेबर लॉज पढ़े हैं और पहला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी पढ़ा है आपने, तो आपको यहाँ समझ आ जाएगा कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इलीगल स्ट्राइक कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है, कभी भी अलाउड नहीं होता है, इंक्लूड नहीं होता है कंटिन्यूस सर्विस में। इवन उसकी सर्विस में इंक्लूड नहीं होता है, तो कंटिन्यूस सर्विस में तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर है इलीगल स्ट्राइक, ठीक है। अगर स्ट्राइक लीगल हो गई तो ये इंक्लूड होगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं, एक तो हम आपको याद रखनी है कि कौन सी चीज़ इंक्लूड है। इंक्लूड क्या है? पीरियड ऑफ ले ऑफ, जब तक एम्प्लॉय ले ऑफ है तब तक वो पीरियड भी काउंट होंगे कंटिन्यूस सर्विस में। अगर वो लीव विथ वेजेस पे है, वो छुट्टियों पे एक तरीके से, तो वो दिन भी काउंट होंगे। अगर वो मैटरनिटी लीव पे है तो वो दिन भी काउंट होंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, उसका फैक्ट्री में या किसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयमेंट के काम की वजह से, ठीक है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है तो वो दिन भी, जितने दिन वो हॉस्पिटलाइज रहा, जितने दिन वो बेड पे रहा, ठीक है, वो दिन भी काउंट होंगे कंटिन्यूस सर्विस में, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन 6 कह रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी 1972 एन एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी विद इन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेचुटी एक्ट के डेफिनेशन में ही इसका आंसर है। कितने दिन में एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी देनी पड़ेगी? फॉर एग्जांपल उसका रिट्रेंचमेंट कहिए या उसका रिटायरमेंट, अगर वो एक तारीख को हुआ है तो 1 तारीख से 30 तारीख तक, ठीक है, बीच में अंडर 30 डेज में एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है अगर वो लेट ना हो जाए, वो लेट भी हो सकता है। अगर वो लेट हो रहा है तो जितने दिन वो लेट रहा उतने दिन का सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसको फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल लॉजिक ये है कि अगर उसको 30 दिन के अंदर अंदर पैसे मिल जाते तो वो पैसे बैंक में रहते और बैंक उसको क्या देता? सिंपल इंटरेस्ट देता उस पैसों पे। तो अगर आप लेट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं करो, लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेएबल, ठीक है। क्वेश्चन 1 3,50,000, ऑप्शन बी 7,50,000, ऑप्शन डी 10 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख। तो कौन सा राइट आंसर है इसका? देखिए, अगर इस एक्ट के हिसाब से बात की जाए तो इसका राइट आंसर होता है 10 लाख, ठीक है। लेकिन इस एक्ट में अमेंडमेंट आ गया था 2010 में, और उस 2010 के अमेंडमेंट में था कि अब मैक्सिमम ग्रेचुटी 20 लाख तक का एम्प्लॉयर दे सकता है, ठीक है। 20 लाख तक का ग्रेचुटी टैक्स फ्री है, आपको याद रखना है टैक्स फ्री वर्ड। 20 लाख तक का ग्रेचुटी टैक्स फ्री है। एम्प्लॉयर ग्रेचुटी 20 लाख से ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन अगर 20 लाख से ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा अमाउंट पे टैक्स लगेगा, ठीक है।
ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ अ मेल एम्प्लॉय। तो जैसा कि हमें पता है इस एक्ट में मेल और फीमेल दोनों की ही फैमिली भी इसके नॉमिनी होते हैं, ठीक है। तो मेल एम्प्लॉय की बात करें कि मेल एम्प्लॉय की फैमिली में कौन इंक्लूड नहीं है, नॉट पार्ट की बात कर रहे हैं। क्या उसके बच्चे, वेदर मैरिड और अनमैरिड, तो बच्चे तो होंगे ही, ठीक है। या चिल्ड्रन ऑफ हिज प्री डिसीज डॉटर, ठीक है। अगर उसका कोई बेटी है, एम्प्लॉय की कोई बेटी है, वो अब बेटी नहीं है इस दुनिया में, तो उसके जो बच्चे हैं क्या वो मेल एम्प्लॉय की फैमिली में आएगा। ऑप्शन सी है हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, डिपेंडेंट पेरेंट्स और डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हिज वाइफ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिल्ड्रन ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड डॉटर। अगर मेल एम्प्लॉय है, उसकी कोई बेटी है और वो बेटी की डेथ हो चुकी है, तो उस बेटी के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो उस मेल एम्प्लॉय के फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये उसके बच्चे चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, उसके खुद के पेरेंट्स और उसके वाइफ के पेरेंट्स, यहाँ बात ध्यान रखनी है आपको, डिपेंडेंट की बात हो रही है। डिपेंडेंट वर्ड अगर ऑप्शन में नहीं है तो ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि उसके पेरेंट्स और उसके वाइफ के पेरेंट्स की कोई इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिए, है ना। वो काम ऐसा नहीं कि वो खुद भी कमा रहे हैं और फिर वो फैमिली के डेफिनेशन में भी आ रहे हैं, नहीं, उनकी इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिए, तब जाके ही वो इस फैमिली की डेफिनेशन में आते हैं। क्वेश्चन 9 है अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी 1972 व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस एन एम्प्लॉय मस्ट हैव सर्व टू मेक हिम एलिजिबल फॉर ग्रेजुएटी ऑन हिज रिटायरमेंट एंड और रेजिग्नेशन। कह रहा है एक पर्सन, एक एम्प्लॉय को एक इस्टेब्लिशमेंट में कितने दिन, कितने साल काम करना पड़ेगा पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में आने के लिए। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक और क्वेश्चन तो यहाँ पे था हमारा, उस क्वेश्चन में 1 ईयर की सर्विस थी, ये नॉमिनेशन के लिए क्या है यहाँ पे था। मतलब अगर वो फैक्ट्री में 1 साल से काम कर रहा है तो वो नॉमिनेशन करवा सकता है, अपना नाम रजिस्टर करवा सकता है अंडर दी पेमेंट ग्रेजुएटी एक्ट 1972, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएटी मिलेगी ही उसको ये कितने साल काम करने के बाद मिलेगा। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ओरिजिनली अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर था 5 ईयर। राइट आंसर था, मैं कह रहा हूँ, अब नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब जो वेज कोड जो आया है नया, उस कोड में अब इस 5 ईयर को हटा के 1 ईयर कर दिया गया। आपको याद रखना है 1 ईयर। अब 1 ईयर ही ज़रूरी है नॉमिनेशन के लिए, और 1 ईयर अगर उसने सर्विस कर ली है तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के लिए एलिजिबल है, वो उसको पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी 1 ईयर के बाद से काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएटी उसका काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा होगा। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके सपोर्ट कीजिए, और इस लेक्चर का PDF आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल री एकेडमी से। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।